अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है ना, उसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी, फ़लाँ फ़लाँ ये डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये सारी की सारी डेफिनेशंस एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमारे पास एक और डेफिनेशन है विच इज़ कम्प्लेक्स प्लेन, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए है। तो ये एमसीक्यूज़ में आएगी डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी नहीं आएंगी। उसके बाद ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे मैंने 3 हाईलाइट किए हैं, एक ये वाली और ये वाली, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और आयोटा स्क्वायर। इन तीनों के हमने प्रूव करना है। इसके अलावा जो है हमने प्रूव तो बाकी भी करनी है, कम्यूटेटिव लॉ भी करना है, ये भी करना है, और 1/z वाली भी प्रॉपर्टी आई थिंक इधर ही है, वो भी हम लोगों ने प्रूव करनी है। ये जी इनवर्स ये भी प्रूव करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका प्रूव नहीं भी करते तो वो आगे क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके प्रूव करने हैं। इसका मैंने प्रूव किया है, डिवीजन वाले का ये प्रूव है। यहाँ पर z1 को x1 आयोटा y1 लेट किया, z2 को x2 आयोटा y2 लेट किया, वैल्यूज़ पुट की, इनको यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराया, नीचे वाली को मल्टीप्लाई कराया, देन सॉल्व किया, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट किया, तो हमारे पास जो गिवन प्रॉपर्टी थी वो प्रूव हो गई। सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाली भी कर सकते हैं। लास्ट वाला पेज डिस्कस करने के बाद ना, इस पेज पे हमारे पास सबसे पहले ये वाली एग्जांपल है जिसको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बेसिक्स एग्जांपल है, ये आ जाएगी। फिर भी मैं अपने फोल्डर से ना इसकी थोड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म सेंड कर दूँगी। उसके बाद जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है बायनोमियल एक्सपेंशन वाला थ्योरम। ये हमारे पास टर्म है, ठीक है। इस टर्म में से हमने z2 कॉमन ले लिया। अब z2 कॉमन लेके ना उन्होंने वैल्यू को रीअरेंज भी कर दिया। अब होल की पावर n है तो जाहिर सी बात है z2 जब कॉमन लेंगे तो उसकी पावर भी n होगी, तो हमने उसकी पावर n लिखी है। ठीक है, वो बाहर आ गया, तो z1 के बटे में z2 लिख दिया हमने उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और z2 जब कॉमन लिया तो अंदर 1 बच गया। यहाँ पे 1 बचना था, यहाँ पे z1/z2 बचना था, उन्होंने उसको रिवर्स करके लिख दिया 1 + z1/z2। फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद z2 को जब ऊपर लेके गए तो वो इन्वर्स बन गया। देन हमने बायनोमियल एक्सपेंशन जो है वो यूज़ की। वो क्या कहती है, यहाँ पे मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन लिख दिया कि a + b पावर n कोई टर्म हो तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ प्लस n/1 फैक्टोरियल, सेकेंड वैल्यू प्लस n-1 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, सिमिलरली n-2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, b का क्यूब, और इसी तरीके से सो ऑन। ठीक है, ये इसकी क्लोज फॉर्म भी लिखी है कि जब हम इसको क्लोज करते हैं तो इस तरीके से क्लोज होती है। ठीक है, तो हम वापस से अपनी टर्म पे आते हैं। हमने इस वैल्यू को इस तरीके से एक्सपेंड किया है। सही है, फर्स्ट वैल्यू क्या थी 1 एज इट इज़, n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल सेकेंड वैल्यू, ठीक है, प्लस n-1 फैक्टोरियल इसको बोल सकते हैं ना, ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमने z2 को अंदर पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 से मल्टीप्लाई हुआ z2 आ गया। यहाँ पर इसकी ऑलरेडी पावर -1 थी, जब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ पावर ऐड होगी n-1। सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने से पहले हमने उनका स्क्वायर अलग अलग कर दिया। दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर अलग हो गया। z1 का स्क्वायर 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस z2 की पावर -2 थी। z2 के साथ जब ये वाला z2 पावर n मल्टीप्लाई हुआ तो पावर्स ऐड होगी। इसके बाद हमने इस वैल्यू को बंद कर दिया। यहाँ पर हमारी पहली टर्म जो है वो z2 है और दूसरी टर्म जो है वो z2 पावर n है पहली टर्म, और दूसरी टर्म क्या है z1। देखा जाए तो z2 जो है दोनों का स्क्वायर अलग हो गया। z1 का स्क्वायर 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस z2 की पावर -2 थी। z2 के साथ जब ये वाला z2 पावर n मल्टीप्लाई हुआ तो पावर्स ऐड होगी। इसके बाद हमने इस वैल्यू को बंद कर दिया। यहाँ पर हमारी पहली टर्म जो है वो z2 है और दूसरी टर्म जो है वो z2 पावर n है पहली टर्म, और दूसरी टर्म क्या है z1। देखा जाए तो z2 जो है z2 हर स्टेप में कम हो रहा है और z1 जो है वो हर स्टेप में इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं पूछूं z1 की पावर कितनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर z1 की पावर 0 एंड समथिंग रेज़ टू पावर 0 = 1, वो मल्टीप्लाई होके ठीक है। यहाँ पर z1 की पावर 0, फिर 1, फिर z1 की पावर 2 एंड अप सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर z2 की पावर n है, अगले में 1 नंबर कम हुआ, उससे अगले में 2 नंबर कम हुए, तो नेक्स्ट में 3 नंबर कम, और इसी तरीके से वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती जा रही है।
यहाँ पर z1 की पावर 0 है तो n माइनस 0 है, यहाँ z1 की पावर 1 है तो n माइनस 1 है, यानी z1 की जितनी पावर है z2 की पावर में से उतना ही नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैंने कहा कि लेट कर लेते हैं z1 की पावर k है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है z2 की पावर क्या होगी, n माइनस k, n में से वो नंबर डिक्रीज़। इस तरीके से हमने इस वैल्यू को बंद कर दिया। और फिर ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ना, ये बायनोमियल थ्योरम लिखा है, ये तुम लोग लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो यहाँ तक हमारी टर्म जो है वो प्रूव हो गई है। मतलब यही हमने आंसर निकालना था। अभी जो प्रूव किया है उसके नीचे एक और एग्जांपल है जो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रूव है, बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैम ने टेस्ट में दिया था तो जाहिर सी बात है पेपर में भी आ सकता है। तो इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं, हमने इस टर्म को इसके इक्वल प्रूव करना है, सही है। ये हमने लेट कर ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पावर्स को सेपरेट कर लिया, m+1 है तो एक बार m लिख सकते हैं, एक बार 1 लिख सकते हैं, पता है ना इस बात का। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड टर्म को जो भी अभी हमने इससे ऊपर वाली एग्जांपल की थी उसके लिहाज से हमने इसको लिख दिया, वही है ना z1 + z2 पावर, वहाँ पे n थी यहाँ पर m है तो हमने उस तरीके से उसको लिख दिया, ठीक है। देन हमने इस दोनों टर्म को 1/1 इससे मल्टीप्लाई करा दिया, पहले z1 मल्टीप्लाई हुआ तो k+1, k की पावर में ऐड हो गया, z2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो m+1 - k, ठीक है। उसके बाद रिप्लेसिंग k विद k-1 इन द फर्स्ट टर्म, पहले बात हम इसको रिप्लेस कर क्यों रहे हैं, रिप्लेस करने की वजह ये है कि हमारे पास दोनों साइड पर टर्म्स जो हैं वो सेम हो जाएं। और अगर हम k को k-1 रिप्लेस करें तो ये ऐसा हो जाता है, जैसे इस टर्म में k को मैं k-1 लिखूँ, k-1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, खाली k बच जाएगा। यहाँ पर k-1 लिखूँ, m-k +1 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो k माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा, ये वाली टर्म बन गई। इसी तरह ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब देखा जाए तो दोनों का ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, सेम है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे k = 0 था तो ये k = 1 कैसे बन गया, जब मैंने k को k-1 से रिप्लेस किया तो यहाँ पर भी k को k-1 लिखूंगी तो k-1 = 0 हो जाएगा, जब 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो k = 1। ये वाला पॉइंट अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम है। यहाँ पर अब हमारी दूसरी कोशिश क्या है कि हमने टर्म्स तो सेम कर ली, अब हमारे पास जो इनकी इनिशियल वैल्यू है, जहाँ से हमने वैल्यू देना स्टार्ट करनी है, वो भी हम सेम कर लें। और वो सेम किस कंडीशन में होगी कि इस वैल्यू में से मैं फर्स्ट टर्म निकाल लूँ, मतलब 0 वाला पोर्शन अलग कर लूँ, जो बाकी बचेगा वो 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा राइटिंग लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट सम, ठीक है। फर्स्ट सम वाले का मैं बताऊंगी कि हमने क्यों लिखा है, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड सम, सेकंड समेशन वाले की फर्स्ट टर्म क्यों लिखा, ताकि k = 1 हो जाए, दोनों साइड पर सेम हो जाए। देन हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इसकी लास्ट जो टर्म है वो लिख रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है k-1 = 0 से, है ना, k = 1। अब हमने जाना कहाँ तक है, m तक, तो k-1 = क्या करेंगे, m। जब k-1 = m करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, m+1, मतलब इसकी लास्ट टर्म वो होगी जब k बराबर हो जाएगा m+1 के। तो पुट कर लेते हैं, k = m+1 पुट किया, हमारे पास वो नंबर आ गया z1 m+1। यहाँ पर m+1 ऑलरेडी था, यहाँ पर k = m+1 पुट किया तो -m -1, -m + m से कैंसिल, -1 + 1 से कैंसिल, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, z⁴ और समथिंग रेज़ टू पावर 0 = 1, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, बाकी का सारा पोर्शन वैसे का वैसा। इसी तरह से हमने इस वाले की क्या करनी थी, फर्स्ट टर्म लिखनी थी, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म कब होगी, k = 0, यानी जब इसमें हम 0 पुट करेंगे तो इसकी पहली टर्म आएगी, तो हमने यहाँ पर k = 0 पुट करना है, z1 की पावर 0 = 1, ठीक है। z2 k = 0 पुट कर दिया, क्या बचा, m+1, वो उठा के मैंने इधर लिख दिया। बाकी की टर्म वैसी की वैसी, क्योंकि हम k = 0 पुट कर चुके हैं तो अगला नंबर क्या होगा, k = 1। इसके बाद फर्स्ट टर्म को लिख दिया वैसे ही, जो यहाँ से सेकंड बनाई थी उसको वैसे ही लिख दिया। देन ये वाली जो टर्म है, ठीक है, और ये वाली जो टर्म है, दोनों में ये पोर्शन सेम था, समेशन वाला पोर्शन सेम था, डिफरेंट क्या था, ये इनको इकट्ठा करके लिख दिया, ऐड होगी ये दोनों। उसके बाद मुझे नहीं पता ये स्टेप यहाँ से यहाँ कैसे गया, बस मुझे ये पता चला इसके बाद राइट हैंड साइड बन जाती है, तो वो डायरेक्ट उठा के लिख दिया, आंसर आ गया। जिसको इस स्टेप का पता हो वो मुझे बता दे। देन हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट पेज नंबर 6 से। उसका पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है,
पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली, उसको सॉल्व किया, राइट हैंड साइड आ गई प्रूव। इसी तरह से उसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखने में मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें उन्होंने हमें कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो हमने कंसिडर कर लेना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, उसके बाद हम जो है आयोटा जी फाइंड कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं, राइट खुद ब खुद बन जाएगी। सबसे पहले आयोटा जी की ज़रूरत है, जी के साथ हमने आयोटा को मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स के साथ हुआ आयोटा एक्स बन गया, वाई के साथ हुआ आयोटा स्केयर बन गया विच इज़ -1, तो माइनस वाई आ गया। तो मैंने उसको रीअरेंज करके लिख दिया रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। फिर हमने रियल आयोटा जी लिखा, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा, जिसके साथ आयोटा ना हो, बगैर आयोटा वाली वैल्यू जो है वो रियल पार्ट होती है। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, -y, ये मैंने लिख दिया। अगर मैं अब इसको कंपेयर करूँ तो y जो है वो असल में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था ओरिजिनल वैल्यू का। ठीक है, तो माइनस वैसे का वैसा इमेजिनरी z इज इक्वल टू वाई, तो y की जगह इमेजिनरी z लिख दिया, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। यही हमारे पास उसने कहा था कि साबित करें। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से होगा, कर लोगे तुम लोग। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रूव करें ये टर्म इसके बराबर है। सीधा सीधा सा हमने फार्मूला लगाना है, स्केयर का प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 4 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि वेरीफाई ऑफ ईच ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि एक बार प्लस के लिए आपने इसको प्रूव करना है, एक बार माइनस के लिए प्रूव करना है इस टर्म को। अच्छा, मैंने इसको एक बार प्लस और माइनस के लिए अलग अलग भी किया है, लेकिन मैंने इस बार शॉर्ट ज़्यादा कर दिया तो मैंने इकट्ठा कर दिया। दोनों तरीके से सही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैंने दोनों के लिए अलग अलग किया है। ठीक है, कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड एट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। इस इक्वेशन में z की जगह एक बार 1 प्लस आयोटा पुट किया, एक बार 1 माइनस आयोटा, दोनों को सॉल्व किया, दोनों का आंसर इक्वल टू 0 आया, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव करना था कि इसमें 1 प्लस आयोटा पुट करें और 1 माइनस आयोटा पुट करें तो आंसर 0 आता है या नहीं आता, तो हमने वो कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। उन्होंने कहा ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन के हमने आंसर देने हैं। पहले क्वेश्चन में उसने लिखा है कि जो ज़ीरो है मींस एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक्स पोर्शन भी ज़ीरो है और वाई पोर्शन भी ज़ीरो है, वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है। ऊपर उसने कहा है कि इस इक्वेशन के लिए प्रूव करें, तो हमने ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारी इक्वेशन थी, हमने इनको ऐड किया। रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होता है, पूरी इक्वेशन को साथ लेके चल रहे हैं। उसके बाद ये हो गया, कंपेयर कर लिया, एक्स प्लस यू इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह इमेजिनरी किसके बराबर होगा, इमेजिनरी की वाई प्लस वी इज इक्वल टू वाई। अब मैं यू की आंसर निकाल लूँ तो यू इज इक्वल टू 0 आएगा, वी इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन 0 0 है, तब ये वाली वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी। हैंस इट इज़ प्रूव दैट 0 0 इज इक्वल टू यू वी इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा इज द यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से ना वो 5 के बी पार्ट में कह रहा है कि अगर एक्स वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे वही आंसर आ जाए। जैसे हमारे पास नॉर्मल टर्म्स में 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं इंटीजर्स में ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको मल्टीप्लाई कराओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ जो है ना वो ये टर्म है, आप प्रूव करें कि क्या ये वाकई वो टर्म है जिसको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या नहीं है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, इक्वेशन जो दी थी उसी को यूज़ किया, मल्टीप्लाई कराया, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुई, माइनस सेकंड, सेकंड से बाय फार्मूला, फिर फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड फर्स्ट। ठीक है, ये बाय फार्मूला हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, सेकंड राइट हैंड साइड वैसे की वैसे दोनों साइड पर कंपेयर किया, ये इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। हमने ना फर्स्ट इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कराया, सेकंड को वाई से मल्टीप्लाई कराया, ये हमारे पास आंसर आ गया दोनों के। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जिससे हमारे पास यू का आंसर आ गया। उस यू के आंसर को यूज़ करके हमने वी का आंसर निकाल लिया। ठीक है, u इज इक्वल टू 1 आया, v इज इक्वल टू 0 आया। अगर अब हम कंडीशन देखें कि u कोमा वी इज इक्वल टू 1 कोमा 0, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बात प्रूव हो गया कि 1 और 0 यानी कि 1 रियल पार्ट और 0 इमेजिनरी पार्ट वो नंबर है जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा आंसर जो है वो वही नंबर दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, ये मैम वाला तरीका थोड़ा डिफरेंट था, ये मैंने इंटरनेट से किया है, वो भी बता दूंगी।
इसी तरह हमारे पास 5 का सी पार्ट है। इसका सोल्यूशन देखते ही तुम लोगों को समझ आ जाएगा। ये हमारे पास उन्होंने कहा था कि यूज़ -1 इज इक्वल टू दिस एंड जी इज इक्वल टू दिस टू प्रूव दिस वैल्यू। तो हमने उस वैल्यू को लिखा कि हमने इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की। -1 का उन्होंने ये आंसर दिया था, लिख लिया। जी का ये आंसर दिया था, लिख लिया। दोनों को बाय डेफिनेशन मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। दोनों में माइनस कॉमन था, कॉमन ले लिया। x, y विच इज़ हमारे पास जी था, जी लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। सेम इसी तरीके से डी वाला पार्ट, यूज आयोटा इज इक्वल टू दिस, फाई इज इक्वल टू दिस टू वेरीफाई दिस टर्म। हमने इस वाली वैल्यू को प्रूव कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, साथ माइनस था, माइनस भी लिखा है। आयोटा की वैल्यू पुट की, वाई की उसने क्या कहा था, वाई कोमा 0 वो पुट की। दोनों को बाय डेफिनेशन मल्टीप्लाई कराया, यह आंसर आ गया। फिर उसको मैंने पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास क्या कहते हैं, पॉइंट से उसको z की फॉर्म में, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा फाई की फॉर्म में लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ई वाले में उसने कहा है कि सॉल्व दिस वैल्यू फॉर z इज इक्वल टू दिस, मतलब z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट x है, इमेजिनरी y है। प्रूव करें कि क्या ये टर्म 0 के बराबर आती है। तो हमने इसको प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। z की जगह उसकी वैल्यू एक्स वाई पुट कर दी, उनको इसका स्केयर खोल दिया। ठीक है। इस वाली टर्म को जब इसमें स्केयर खोला है, मतलब ये वैल्यू अपने आप से मल्टीप्लाई है, रियल रियल, और मल्टीप्लिकेशन करा के ये आंसर आया। उसके बाद इसमें जब ये हमने ऐड किया तो रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद गिवन कंडीशन ये गिवन कंडीशन थी हमारे पास कि ये वाली टर्म जो है वो इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हमने दोनों साइड पे कंपैरिजन किया तो ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 होगी, ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 होगी। ठीक है। अगर मैं देखूँ हमारे पास ये 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 है प्लस आयोटा 0 वाई, मतलब वाई की वैल्यू भी 0 है। तो रियल पार्ट भी 0 इक्वल टू कर दिया और इमेजिनरी भी इक्वल टू 0 कर दिया। इमेजिनरी पार्ट जो इसको इक्वल टू 0 किया था, उसको सॉल्व करके हमारे पास एक्स और वाई का जो है आंसर आया। हमने एक्स वाई के इस आंसर्स को यूज़ करके इस इक्वेशन में पुट किया। जब हमने वाई इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे तो वाई है ही नहीं जिसकी मैं वैल्यू पुट करूँ। जब मैंने एक्स इज इक्वल टू -1/2 पुट किया, उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास वाई का आंसर आ गया। मतलब हमारे पास जो पॉइंट बने वो 2 पॉइंट बने, एक एक्स इज इक्वल टू -1/2 और 0 कोमा, दूसरा क्या बना, -1/2। जब हमने पुट किया तो वाई के 2 आंसर आए, प्लस माइनस के √3/2। ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था, सॉल्व अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। उन्होंने कहा था आपने 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके, मतलब पेयर जोड़ा होता है ना, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने आंसर्स निकालने हैं। तो वो हमने निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें ऐड किया है, कॉन्जुगेट लिया है, ये देखते ही समझ आ जाएगा। पिक्चर भी शेयर कर दूंगी। इसी तरीके से इसका बी पार्ट जो है, नीचे वाली पहली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराया, पहले 2 को करा लिया, फिर जो आंसर आया उसको तीसरी से करवा दिया। हमारे पास ये बटे में 16 बन गया, ऊपर हमारे पास 5 था, उसको सॉरी 16 नहीं बना, ये 10 है, उनको कट किया तो हमारे पास -1/2 आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। शो दैट 1/(1/z इज इक्वल टू z। इसका प्रूफ ये रहा, हमने लेट कर लिया z जो है वो इसके बराबर है, तो 1/z किसके बराबर होगा, इसके। अब ये टर्म कैसे आई है, ये हम लोगों ने जब इसको 1/x प्लस आयोटा y लिखा है तो उसका कॉन्जुगेट लिया है मैंने, फिर हमारे पास ये टर्म बनी है। आप लोग कॉन्जुगेट लोगे ना, यही आंसर आएगा। अच्छा जी, अब ये टर्म बन गई, उसको फिर हमने 1/1/z फाइंड करना था, फिर उसको बटे की शक्ल में लिख दिया। जब दोबारा से बटे की शक्ल में लिखा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, x माइनस आयोटा वाई आ गया। इसका जब हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया है तो x प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई भी, x प्लस आयोटा वाई से डिवाइड भी, फिर ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हुई, नीचे वाली से मल्टीप्लाई हुई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बन गया, y स्क्वायर बन गया, माइनस फार्मूले का था, लेकिन वो प्लस कैसे हो गया, क्योंकि आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, दिस माइनस, और वो आयोटा वाला माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए, प्लस। अब ये भी प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की टर्म है, दोनों कैंसिल हो गई। तो हमारा बच क्या गया, x प्लस आयोटा वाई, और वो हमने शुरू में ही लेट किया था, इक्वल टू क्या है, z। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, प्रूव हो गई। सिमिलरली अब हम 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रूव करें कि इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 है, देन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 फैक्टर इज 0।
वो कह रहे हैं कि साबित करें कि ये प्रोडक्ट उस वक्त ज़ीरो होगा जब इनमें से किसी एक की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये रहा। हमने लेट कर लिया कि एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है। जैसे नोटेशंस मैम ने बताई थी कि Z1 के लिए आप X1 Y1 ले लें, Z2 के लिए X2 Y2 ले लें, तो हमने उस तरह नोटेशंस ले ली। लेकिन Z3 इज इक्वल टू ज़ीरो किया क्योंकि उन्होंने कहा था एटलीस्ट वन ऑफ थ्री फैक्टर इज़ ज़ीरो, तीनों में से एक फैक्टर लाजमी ज़ीरो होगा। तो हमने Z3 को ज़ीरो रख लिया, हमने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। जब हमने उसको Z3 से मल्टीप्लाई कराया विच इज़ ज़ीरो, और ज़ीरो जब किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आंसर आ गया। तो हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई, प्रूव हो गई। इसी तरीके से अब 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्राइव द आइडेंटिटी दिस। लेकिन अगर मैं बुक पे जाके देखूँ तो उन्होंने इस आइडेंटिटी के साथ एक चीज़ मेंशन की है कि आपने इस आइडेंटिटी को दो और आइडेंटिटीज़ यूज़ करके प्रूव करना है, विच इज़ आइडेंटिटी नंबर 10 एंड 11। बुक से जाके देखोगे तो मिल जाएगी, या फिर मैं भी स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी। तो आइडेंटिटी 10 और 11 क्या कहती है हमारे पास कि Z1/Z2 इज इक्वल टू Z1 1/Z2, ये आइडेंटिटी है। और जाहिर सी बात है ये तो हमें नज़र आ रहा है, ये तो बच्चों वाली बात है। और आइडेंटिटी 11 क्या कहती है कि 1/Z1 हो, 1/Z2 हो, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 और नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई हो जाती है। जब ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और हम इन दोनों की नेगेटिव पावर को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने हमारे पास जो उन्होंने प्रूव करने का कहा था उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली। फिर आइडेंटिटी 10 को यूज़ करके इसका पोर्शन अलग, उसका पोर्शन अलग, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करके ये दोनों जो हैं वो इधर उधर हो जाएंगी। Z2 उधर चला जाएगा, Z1/Z3 इधर चला जाएगा कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक, A.B इज इक्वल टू B.A। ठीक है, Z1 Z2 वैसे का वैसा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो आइडेंटिटी 11 यूज़ किया। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ऊपर वाली ऊपर से, नीचे नीचे से, मेंशन करना भूल गई, तुम लोग कर लेना। आइडेंटिटी 11 यूज़ किया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। जब ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई या फिर हम आइडेंटिटी 10 यूज़ की तो वापस से ये वाली टर्म बनती है। इसी तरीके से इससे वापस से ये वाली टर्म बन गई, विच इज़ द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। देखा जाए तो ये क्वेश्चन हम 2 स्टेप में भी हल कर सकते हैं, लेकिन 2 स्टेप में हमें 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे, तो बेहतर है कि हम 2 से 4 स्टेप एक्स्ट्रा कर दें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है उन्होंने कहा प्रूव करें Z1 Z और Z2 Z, जब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। जाहिर सी बात है Z से Z कैंसिल और ये आंसर आएगा, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करके करना है। ठीक है, Z1/Z2 हमने इधर रख लिया, Z जो है वो उसको दूसरी साइड पर रख लिया। ठीक है, ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व भी किया है। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने इनको सेपरेट कर लिया। सही है, तो अब Z1 जो है यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। वैसे ये मैंने काट दिया, तुम लोगों ने काटना नहीं है। ये दोनों टर्म्स जो हैं इनकी पावर ऐड हो जाएगी, विच इज़ 1 - 1। Z की पावर 0 आ जाएगा और Z की पावर 0 इज इक्वल टू 1, जिससे हमारे 2-4 स्टेप और इंक्रीज़ हो जाएंगे, वरना इस चीज़ का पता है ना, नंबर नहीं मिलते। तो Z की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आ जाएगा और हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यूज़ डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि डेफिनेशन के मुताबिक हमने यूज़ करना है, विच इज़ Z इज़ इक्वल टू X प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर AB है तो ये क्या होगा, A प्लस आयोटा B। यहाँ पर 1 0 है तो ये क्या होगा, 1 प्लस 0 आयोटा या आयोटा 0। यहाँ पे 0 1 है तो क्या होगा, 0 प्लस 1 आयोटा। ये हमारी डेफिनेशन है, ये यूज़ करनी है एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर एंड प्रूव दैट। उन्होंने कहा है आपने डेफिनेशन तो यूज़ करनी है लेकिन ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में, कि आपने अपना आंसर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। जो हमारे पास वैल्यू थी हमने उसकी राइट हैंड साइड, ये देखना हमेशा हम वो साइड कंसिडर करते हैं जिसमें हम कुछ हल कर सकें। अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ तो इसको मैं सॉल्व क्या करूँगी, ये तो एक हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं क्या सॉल्व करूँगी। तो इसलिए मैंने राइट हैंड साइड कंसिडर की, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि कुछ करना है। राइट हैंड साइड कंसिडर कर ली, इसको हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ऑर्डर्ड पेयर से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, X प्लस आयोटा वाई की, जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन पढ़ते वक्त। इसी तरह इसको कन्वर्ट कर दिया। जब इनमें A और B को मल्टीप्लाई कराया तो A को जब 1 से कराया A आ गया, A को 0 से कराया 0 आ गया, B को 0 से कराया 0 आ गया, B को आयोटा से कराया B आयोटा आ गया। ठीक है, अच्छा जी, A प्लस 0 मतलब मैंने रिमूव कर दिया, A प्लस B आयोटा लिख लिया।
अगर मैं इसको फिर से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूँ तो ए हमारा रियल पार्ट है, कोमा बी हमारा इमेजिनरी पार्ट है, विच इज़ जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। मैंने यहाँ राइट लिख दिया, यहाँ लेफ्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन गई, राइट को यूज़ किया, लेफ्ट बना ली, गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई, प्रूव होगी।